गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये बोर्ड क्लियर है ना? यस सर। ओके गुड। नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग आज। चैप्टर नहीं कहेंगे, हम लोग अभी पढ़ रहे थे सहमति यानी कंसेंट, सम्मति कहें, जो लीगल टर्म है सम्मति, कंसेंट। सम्मति कब स्वतंत्र होती है, ये धारा 14 में बताया गया है कि कुछ बातें हैं 15, 16, 17, 18 में बताई गई हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हम देख चुके हैं क्या होता है प्रपीड़न। आज हम देखेंगे धारा 16 में जो एक और स्थिति है अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहां पे आप देख रहे होंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है, इन सब चीजों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और आपको मैं बताऊं कि ये एक कुछ अपने आपके ही मित्र हैं, उन्होंने, चलिए बात करते हैं। तो धारा 16 को आप बेयर एक्ट अपने सामने रखिए प्लीज। बिना बेयर एक्ट के काम चलेगा नहीं। होप्स हो कि अब कुछ लोगों ने रख लिया होगा। 16(1) पहले एक है 16(1) क्या कहता है धारा। पहले हम बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, फिर उसको हम इलेबोरेट करेंगे। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। पहली लाइन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक करार जो है वो तब कहा जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित है या अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रभाव में किया गया है, where the relation subsisting between the parties। अब यहां पे देखिए दो पार्टीज होंगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी बात एग्रीमेंट होगा, तो वहां पे दो या मोर देन 2 पार्टीज होंगी, ए एंड बी। समझने की कोशिश करिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी अ रिलेशन। सबसे बड़ी शर्त है आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस की कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। बोथ पार्टीज मस्ट बी रिलेटेड इन सम मैनर। तो वो मैनर क्या होगा वो बताया है। रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच कैसा, दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन पोजीशन, इनमें से कोई भी, या ये इधर ऑफ द पार्टी, वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट। मान लीजिए इसको ले लेते हैं, क्या हो, दैट वन ऑफ द पार्टी मस्ट बी इन पोजीशन, must be in position. Which type of position? Position to dominate the will of the other. ये पोजीशन इसकी ऐसी है कि इसके विल को, विल माने उसकी इच्छा को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दूसरे से सम्मति ली जानी है, कुछ करने या न करने का, कुछ करने या करने से प्रविरत रहने की। इसकी जो इच्छा है उस पे इसकी वो सहमति चाहता है, अनुमति चाहता है। लेकिन यहां स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि ये इस पोजीशन में है कि इसके उस इच्छा को जिसमें कि वो अपनी सहमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, उसको प्रभावित करने की पोजीशन में है। इन पोजीशन टू डोमिनेट। बहुत ध्यान रखिएगा, डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। ये एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में। अब क्या होगा, केवल इतना ही नहीं होगा, इस पोजीशन का ये यूज भी करे। आगे लिखा गया है एंड यूजेस दैट पोजीशन टू, and use of this position
is required also according to section 16(1). For what? Use of this, यहां लिखिएगा, for obtaining the consent, obtaining the consent of this party, other party. Hope so it is clear to you. अब इस चीज को, इस एडवांटेजियस पोजीशन को अगर ये यूज कर रहा है टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन फॉर व्हाट पर्पज इट वुड बी यूज्ड? इट वुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। इस चीज को ये यूज कर रहा है कंसेंट पाने में, तो क्यों करेगा? किसी एडवांटेज को गेन करने के लिए। यूज ऑफ दिस फॉर ऑब्टेनिंग, और ऑब्टेनिंग का पर्पज क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? टू गेन, टू गेन व्हाट? एन अनफेयर एडवांटेज, एन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम दैट पर्सन। मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। धारा 16 को फिर से एक बार कंटिन्यूअस फ्लो में पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये कॉन्ट्रैक्ट जो यहां पे बन रहा है ए और बी में, इफ इट देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, इट वुड बी सेड कि इस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रभाव है। कब कहा जाएगा? ये धारा 16 में बताई गई है बात। धारा 16 में बताई गई कि तब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग माने विद्यमान होना चाहिए, जो है उनमें कोई रिलेशन, तो बिटवीन द पार्टीज आर सच, इस तरह का है दैट वन ऑफ द पार्टीज, एक पार्टी, एनी ऑफ देम, इधर ऑफ देम इज देयर, एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ, उसकी इच्छा, कंसेंट, किस चीज की इच्छा? कंसेंट जो दे सकता है, नहीं दे सकता, उस इच्छा को, तो डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड यूजेस दैट पोजीशन, उस यूज को करता है। किस लिए करेगा? कंसेंट पाने के लिए करेगा। कंसेंट किस लिए होगी? द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। ये जो है टू गेन, इसका मेन पर्पज जो होगा 16(1) का, ये मेन पर्पज है। अगर ये नहीं है तो फिर बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, उस अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। तो 16(1) में ये कहा गया कि कोई एडवांटेजियस पोजीशन में होगा, उसको यूज करेगा, उस पोजीशन को यूज करेगा, सेकंड पार्टी के विल को प्रभावित, उसकी इच्छा को डोमिनेट माने समझते हो ना, दबाव वाली स्थिति में कि वो उसको प्रभावित कर सकता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसको और एलिबरेट करेंगे, कैसे, कौन सी परिस्थितियां होंगी, कौन से संबंध ऐसे होंगे, क्या होंगे। तो 16(1) आई थिंक कि आपको यहां क्लियर हुआ होगा। कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब 16(2) में इसका प्रोविजन क्या दिया गया है? ये तो दिया गया यहां पे कि क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस को कब कह देंगे कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 16(2) में क्या कह रहा है। 16(2) यहां पे 1 को अभी 2 कर लिया जाए, क्योंकि 1 हम पढ़ चुके हैं, अभी 1 को हम लोग इलेबरेट करेंगे, घबराइए नहीं। 16(2) इज देयर एंड 16(2) में क्या होगा देखते हैं। 16(2) में बेयर एक्ट आप अपना देखिएगा। इन अ पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रिंसिपल, यानी जो हम लोग अभी पढ़ चुके 16(1) में, उसमें जो भी सिद्धांत दिया गया है उसके बिना किसी विपरीत उस पर प्रभाव डाले, यानी जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उससे उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुकूल ही रहेगा।
in particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in position to dominate the will of another. यहां बात समझने वाली है. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी स्थिति में हो एक पार्टी. अब उस स्थिति को सेकंड 16(2) में डिफाइन किया गया है कि वो स्थिति क्या होगी. वो स्थिति क्या होगी? A person deemed to be in position to dominate the will of other. What is the position of that person? जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ डोमिनेटिंग पार्टी, वो कैसी होगी? हाउ टू डिसाइड? अब इसको लिख लेते हैं. मतलब इसमें कहा गया है कि उसको कैसे माना जाएगा कि वो, हाउ टू डिसाइड. इट इज गिवन इन 16(2). देखिए, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पीसीएसजे या एपीओ या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उस हिसाब से आपको पढ़ना है. तो उस हिसाब से पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि आप बेयर एक्ट को जरूर पकड़ें. बिना बेयर एक्ट के आप कुछ नहीं कर सकते. आपके पास रेफरेंस बुक नहीं होगी चलेगा, बट बेयर एक्ट अगर आपने पढ़ना नहीं जाना, उसको आपने सीखा नहीं, कैसे उसको ब्रेक डाउन करें, कैसे समझें, क्योंकि सारे जो जैसे कहा ना बेयर प्रोविजंस सब वही है और अलग से आपको नहीं मिलेगा. तो ये तरीका ही मुझे लगता है कि पढ़ने का लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, जो मैं कोशिश करता हूं. ठीक है, कि आप बेयर को पढ़ो फिर उसके बाद आगे बढ़ो. तो आते हैं 16(2) में कहा गया है 16(2) का ए, पोजीशन ऑफ डोमिनेटिंग पार्टी, कि उस पार्टी को कैसे डिसाइड करें कि वो डोमिनेटिंग है. पहली बात आती है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी. अब मान लीजिए जो ये ए था, बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और ये डोमिनेटिंग पोजीशन में माना जा रहा है. क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पहली बात ध्यान रखिएगा, 2A में कहा गया ही इज होल्डिंग रियल और अपरेंट अथॉरिटी. रियल और अपरेंट अथॉरिटी. और क्या कह रहा है? ओवर द होल्डर, ओवर द अदर. जो दूसरी पार्टी ना, उसके ऊपर इसकी कोई ऐसी अथॉरिटी है जो रियल या अपरेंट. रियल माने वास्तविक एंड अपरेंट माने दृश्यमान. अभी इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वास्तविक और दृश्यमान को कैसे, जितना दृश्यमान माने प्रत्यक्ष दिख रहा हो, जो दिख रहा हो वो दृश्यमान है. आप हिंदी समझ सकते हैं. दृश्यमान प्राधिकार, मुझे ठीक है. दृश्यमान प्राधिकार हो या वास्तविक प्राधिकार हो, किस पे? इस पे. प्राधिकार में एक अथॉरिटी, हम तुमसे ऊपर हैं, ये हमारी पावर है जिसको हम यूज कर सकते हैं. दूसरी चीज क्या है? और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर. देखिए, इसको भी आप 2 को भी, 2A को भी आप चाहें तो अपनी जानकारी के लिए यहां पे आप देखिएगा ओवर अदर है, ओवर दिस पार्टी या ओवर अदर पार्टी, ऐसी इसके पास अथॉरिटी है. तब वो माना जाएगा कि वो एक स्थिति में है जिसमें वो दूसरे पे दबाव डाल सकता है, डोमिनेट कर सकता है दूसरे के विल को. ठीक है. अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या कहा गया. वहां पे कहा गया, ये मतलब आप तू अपने केवल समझने के लिए, इसमें 2 कंडीशंस है, दोनों को हम अलग अलग बात करते हैं कि कोई अथॉरिटी है या और वेयर ही स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशन. यहां पे लिखेंगे और, बहुत देखिए समझने की बात है, एक एक शब्द छूटना नहीं. और इन फिड्यूशियरी रिलेशन, फिड्यूशियरी, RELAGION. फिड्यूशियरी रिलेशन भी इसी के साथ हो, दूसरी पार्टी के साथ ही हो. अभी हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में ये दोनों क्या हैं और इनको हम कैसे समझ सकते हैं. पहले अभी ऊपर वाली बात हो जो 1 में कहा गया. अब देखिए ये 2A की बात हुई. अब 2B भी यहां पे एक प्रोविजन है. वो क्या है? वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently. अब देखिए यहां पे अभी तक तो इसकी बात हो रही है
कि इसके पास ऐसी अथॉरिटी हो जिसमें ये इसको अफेक्ट कर सके। और दूसरा तरीका क्या है, अब इसकी कोई कमजोरी पकड़िए, ये जो बी वाला है आदमी, इसकी जो स्थिति है इसके बारे में चर्चा की गई है कि वो कहीं से थोड़ा वीक है। अगर वो वीक है तो उसको प्रभावित किया जा सकता है। अब किस तरह की वीकनेस इसमें है वो दो बताता है कि वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently, मेंटल कैपेसिटी की बात करता है। यहां कह लो बीज मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता। ध्यान दीजिएगा, यहां ल्यूनेटिक, पागलपन, अनसाउंड माइंड ऐसा कोई टर्म नहीं यूज हुआ है, यहां पे यूज हुआ है मेंटल कैपेसिटी। उसकी क्षमता थोड़ी घट गई है। मेंटल कैपेसिटी जो है वो या तो परमानेंटली, दो बातें हैं, परमानेंटली या ऑर्डिनरीली। क्या कहा गया है, टेम्पररीली। पहले टेम्पररीली लिख लेते हैं फिर परमानेंटली लिखते हैं। टेम्पोररीली, और यहां परमानेंट। क्या हुआ है, इसकी स्थिति को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या हुआ है वो बता रहा है। अफेक्टेड, प्रभावित हो गई है। मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड, अफेक्टेड हुई है। तो अफेक्टेड किस तरह की हुई है, क्यों हुई है, ये दोनों स्थितियां मेंटल कैपेसिटी के अफेक्टेड होने की, टेम्पररी या परमानेंट, क्यों है, वजह क्या है उसके पीछे। वजह वहां पे 4 बताई गई हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। टेम्पररी अफेक्शन का जो रीजन है यहां थोड़ा हम खींच के लाते हैं। ये है रीजंस, क्यों है, ड्यू टू, सबसे पहली बात है एज, उसकी उम्र हो गई है। आप भी सोसाइटी में देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है, 80-90 साल का हो गया है, तो उसकी कुछ तो मानसिक क्षमताएं घटती हैं, वो ज्यादा इमोशनल हो जाता है, चीजों को बहुत इमोशंस के साथ जोड़ के रखता है। तो ये सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं उसके निर्णय पे उसके इमोशंस भी, किसी भी आदमी के निर्णय पे उसके इमोशंस भी प्रभावी होते हैं। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, अपने बच्चों में भी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो ये सारी एज फैक्टर होती है। रीजंस बिहाइंड अफेक्टेड टेम्पररी और परमानेंट हिज मेंटल कैपेसिटी इज एज। दूसरा क्या है, इलनेस, इलनेस, इलनेस माने बीमारी, अवस्था, अवस्था माने उम्र, उम्र उसकी हो गई है या कोई बीमारी ऐसी हो गई है जिसकी वजह से उसकी थोड़ी प्रभावित हो गई हैं बातें, जो मानसिक क्षमता के लिए हम कहते हैं। 2 और बातें हैं, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, मानसिक या शारीरिक रूप से। यहां पे लिखेंगे मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, यानी कष्ट में है वो, मानसिक या शारीरिक रूप से वो पीड़ा में है। ठीक है, तो पीड़ा में है, ये स्थितियां यहां पे उसको अगर अपनी एज, बीमारी, मानसिक या शारीरिक जो एक पीड़ा है कह सकते हैं, कष्ट है, उसकी वजह से अगर उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड हुई है तो क्या ऐसे आदमी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये जो है इससे मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, with such a person whose mental capacity is affected temporarily or permanent due to age, illness, mental or body distress. ऐसे व्यक्ति के साथ अगर
किसी ने संविदा की है तो वो माना जाएगा कि वो इस पोजीशन में था। ये धारा 16(2) का बी जो है ये कहना चाह रहा है। ए तो उसने कहा कि उसकी ऐसी स्थिति हो कि वो फिड्यूशियरी रिलेशन में हो या रियल या अपरेंट अथॉरिटी हो दूसरे वाले के ऊपर। दूसरी स्थिति में कहा अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम है तब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो माना जा सकता है कि वहां इसने कुछ उसको बरगलाया होगा, उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की होगी और उसकी वजह से उसने अपनी ये जो उसका मेंटल कैपेसिटी का रिड्यूस होना हुआ है वो प्रभावित है और उसने अपनी कंसेंट दी होगी। तो ये हमने देखा 16(1), 16(2) में 2 कंडीशंस क्या हैं और अब हम 16(3) को देखेंगे। होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि 16(3) क्या कह रहा है। यहां 2 लिखा रहने देते हैं, 16(3) में चलते हैं कि व्हाट द प्रोविजन इज देयर, क्या कहता है 3। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 कहता है, क्या कहता है, where a person who is in position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such consent was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of other। पढ़ लिया। अब इसको एक शब्द में लिखना चाहें कि इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है 16(3) में, एक शब्द में लिखिएगा बर्डन ऑफ प्रूफ या बर्डन टू प्रूफ, BURDEN टू प्रूफ, बर्डन टू प्रूफ यानी साबित करो, साबित करने का भार। क्या साबित करने का भार? साबित करने का भार ये कि कोई संविदा की गई है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड नहीं है। ये साबित करने का भार किस पे होगा ये 16(3) में बताने की कोशिश की गई है। पढ़िए फिर से, अब फिर से पढ़ते हैं। पर्सन इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। ए एंटरिंग in contract with B and 16(a) के मुताबिक A is in dominating position। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई कि A is in dominating position and he is entering in contract with B। अब क्या होगा कि हम समझ लें। अब इसमें लिखा गया है and the transaction appears। Transactions means जो संव्यवहार हो रहा है इधर से इधर और इधर से इधर, which may be said transaction, TRANSACTION। या अगर आप अपने अभी इसको इस टर्म को न समझें तो जो अभी तक आपने पढ़ा है कि कंसिडरेशन का जो लेन देन हो रहा है, लेन देन माने संव्यवहार, कंसिडरेशन का भी लेन देन होगा, उसका भी ट्रांजैक्शन होगा। तो यहां ट्रांजैक्शन शब्द इसलिए यूज किया गया है। जो कंसिडरेशन लेन देन हुआ है वो ट्रांजैक्शन कैसा है? अपीयर्स। अपीयर्स, अपीयर्स माने प्रतीत होना, लगना। कैसा लग रहा है? प्रतीत। और ऐसे उसको हम इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रहे हैं, सामने सामने देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट। जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं प्राइमा फेसाई, कि दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि या तो ये मतलब प्राइमा फेसाई जिसको हमने कहा, या कोई सबूत दिया जाए
ऑन इंडक्शन, INDUCTION, ऑन इंडक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्यों आएगा भाई? अब एविडेंस की बात क्यों आएगी? जो इससे प्रभावित हुआ है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पर्पस क्या था? उससे एडवांटेजियस कुछ गेन करना। तो अब वो कहेगा नहीं नहीं, इसमें भाई गड़बड़ है और मेरे खिलाफ इन्होंने अपने इस पोजीशन का यूज किया है और ये मैं एविडेंस दे रहा हूं कि ये ऐसी स्थिति में थे। तो अब क्या होगा? लिखा है द ट्रांजैक्शन द एविडेंस एड्यूस्ड टू बी अनकॉन्शियनेबल। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, कि ये क्या लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है या तो प्राइमा फेसाई या अन इंडक्शन ऑफ एविडेंस, it seems that it is unconscionable. unconscionable, unconscionable माने क्या होता है? अनुचित। जैसे अभी हमने पिछला एक केस पढ़ाया था, आपको याद होगा कि उसको माइनर में था। फिलहाल आप यहां पे देखेंगे कि उसकी 25,000 की संपत्ति 7,000 में डीड करा ली गई थी। देखने से लग रहा है कि इसमें प्राइमा फेसाई की 25,000 की चीजें 7,000 में बिक रही है। इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई। या फिर कोई एविडेंस, जैसे उसकी मां ने दिया कि ये कंजेनिटल ये है, इसके साथ प्रॉब्लम, तो एविडेंस दिया गया। तो वहां पे तो माइनर की चीज थी। अगर वो नहीं, माइनर नहीं, सॉरी, जो उसकी मूर्खता थी या उस पे जो उसकी परिस्थितियां थी उसके अनुसार था। तो मतलब इसमें आप दोनों चीज समझ सकते हैं अपने समझ को विकसित करने के लिए। तो अगर ये अनकॉन्शियनेबल लगता है प्राइमा फेसाई और ऑन इंडक्शन ऑफ एनी एविडेंस बाय सच पार्टी विच वाज डोमिनेटेड बाय दिस वन वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट हिज विल एंड ही प्रोड्यूस्ड एन एविडेंस दैट आई वाज अफेक्टेड ऑफ हिज पोजीशन, सो माय कंसेंट इज नॉट फ्री, इट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहां क्या होगा? अब इसमें क्या होगा अगर इसने इतनी बात कह दी? अब देखिए यहीं पे आप चीजों को डिसाइड कर लीजिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस को अगर हमें करना है तो इसको बर्डन और टू प्रूव, जो सिद्ध करने का भार है, साबित करने का भार है, वो किस पे होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। केवल इसको इतनी बात कहनी है, एक बात कह दे कि देयर वॉज सम रिलेशन, there was some relation. Which type of relation? That other party was in dominating position. हम ऐसे संबंधों में थे जहां पे पहली वाली पार्टी मेरे विल को अफेक्ट कर सकती थी, मेरे निर्णय की क्षमता पे प्रभाव डाल सकती थी। केवल एक चीज इसको कहना है। फिर दूसरी चीज क्या कहना है कि इसने उस रिलेशन का यूज किया है। यूज्ड, रिलेशन नहीं, पोजीशन, उस पोजीशन का इसने यूज किया है। और अब इतना इसने कह दिया कि ऐसा संबंध था, रियल और अपरेंट या फिड्यूशियरी रिलेशन। तो हम लोगों ने अभी देखा कि इस पक्षकार को सिर्फ ये साबित करना होता है, इस पक्षकार को जो कि इसके प्रभाव में अपनी सम्मति दे रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कोर्ट में, अपने न्यायालय में, असम्य कसर को अपने ऊपर दिखाने के लिए सिर्फ इतना कहना है कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसे रिलेशन थे और उस रिलेशन को जो जिसमें कि ये पक्षकार डोमिनेटिंग पोजीशन में था और उसने उस पोजीशन को यूज करके मेरी सहमति ली। अब इसके आगे का कदम क्या होगा कि ये सिद्ध करने का भार, ये साबित करने का भार इस पक्षकार पे आ जाएगा कि ये संविदा फेयर थी और रीजनेबल थी। इसमें मैंने किसी ऐसे पोजीशन का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, कोई उपयोग नहीं किया है जिसमें इनकी सम्मति प्रभावित होती। यहां पे आप समझ चुके हैं कि
बर्डन टू प्रूव आ जाएगा इन पे कि ये साबित करें कि ऐसी पोजीशन का इन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 16(1) में जो बातें कही गई हैं उनका क्या अर्थ है। 16(1) को हम एक बार फिर से देखेंगे। 16(1) में कहा गया, जल्दी से रिवाइज करेंगे। A contract is said to be induced by undue influence। एक कॉन्ट्रैक्ट को तब कहा जाएगा कि यह सम्यक असर से प्रभावित है जबकि where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties in position to dominate the will of other। तो अब इसमें हम देखें कि कैसे इसको हम जानेंगे, क्या इसका आशय है कि दूसरे की जो विल है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने बताया ना, अधिशासित करना, डोमिनेट करना। तो इसको हम एक हेडिंग के तहत देख सकते हैं कि दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता का आशय, मीनिंग ऑफ एबिलिटी टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। Meaning of ability to dominate the will of other। दूसरे की जो इच्छा है इसको को डोमिनेट कर। डोमिनेट कैसे माना जाए, उसका आशय क्या है, या कौन सी परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसमें हम मान लेंगे कि उसकी इच्छा को कंट्रोल करने की इनमें कुछ ऐसी क्षमता थी। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, दूसरों की इच्छा या दूसरे की इच्छा को, अधिशासित शब्द है, अधिशासित करने की क्षमता का आशय। इसको समझने के लिए बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हमको रखना पड़ेगा समझने को। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, चूंकि यहां संबंध होना ही आवश्यक है। संबंध बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें कि एक व्यक्ति को जो होता है वो थोड़ा सुपीरियर पोजीशन में होता है, सुपीरियर है, ये थोड़ा इंफीरियर है, मतलब एक उच्च स्थान रखता है थोड़ा सा समाज में या संबंधों में, और दूसरा थोड़ा सा नीचा। अब होता क्या है, जो ऊंचा वजन थोड़ा उसके पद में है या उसने जो स्थान रखा है दोनों के संबंधों में, वो जब थोड़ा ज्यादा वेट रखता है तो उसकी बात इसको माननी पड़ती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि इनको किसी कॉन्ट्रैक्ट में इसको इन्वॉल्व करना है, इसको लगे कि मेरा फायदा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा दबाव डालेगा, ये बंदा मान जाएगा और ये अपनी कंसेंट तो दिया, बट जिसको एक बहुत अंडर प्रेशर, दबाव में, नियंत्रण में, जो इसकी डोमिनेशन की पावर थी, डोमिनेटिंग जो था, उसकी वजह से इसने कंसेंट दी। जैसे संबंध समझिए, माता पिता का संबंध जो बच्चे से होता है, जो पति पत्नी का संबंध होता है, जो ट्रस्टी का ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज से होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उनमें से आप समझेंगे कि जो एक ऊपर है, जैसे आप पढ़ने लिखने आए हैं, माँ बाप पैसा दे रहे हैं, आपको एक टारगेट है कि 6-7 साल में हमें सेट होना है, तब तक हमें पैसा मिलना ही चाहिए, और जब तक पैसा मिलना चाहिए तब तक आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अगर वो कोई काम कहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, और कोई अगर संविदा रूपी किसी उसमें
प्रवृत्त होना है तो उसको भी आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर वाला काम करता है वो है, वहां पे आपकी इच्छा को वो अधिशासित करती है। बड़ा भाई वो आपको पैसे कमा के दे रहा है, हिज अर्निंग पर्सन, आपको पैसे दे रहा है तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसको आप इसी भाव में समझने की कोशिश करिए कि जो अधिशासित करने की स्थिति में, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इफ सच इन्फ्लुएंस, जो इसकी प्रेशर जिसको कहेंगे, जो इन्फ्लुएंस था, इफ सच इन्फ्लुएंस हैड नॉट बीन एक्सरसाइज्ड, अगर इस प्रेशर का प्रयोग न किया जाता इसके द्वारा, तो क्या होता? कंसेंट वुड नॉट हैव बीन ऑब्टेन्ड, जो कंसेंट मिली है वो उसको न मिल पाती। तो ये प्रेशर का कमाल हुआ, वो अधिशासित करने की जो उसका स्थिति है रिलेशन में, उसकी वजह से ये कंसेंट करता है। तो ये है अधिशासित करने का जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, दूसरे की इच्छा को नियंत्रित करने का, उसका आशय। अब इसको हम एक आध दो केस लॉ से देखना चाहेंगे कि क्या था। एक, जैसे आप जानते हैं आज के समाज में भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, गुरु घंटाल है कि गुरु है भगवान जाने, लेकिन एक गुरु महाराज थे। मैं केस नाम पहले बताऊं, फिर उस पर मनु सिंह वर्सेस ओमादत पांडे। मन्नू सिंह ओमा दत्त पांडे। तो उमादत्त पांडे का आप ध्यान दीजिएगा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है 1890 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1890। मामले में क्या था, जैसा मैंने कहा कि जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो बड़ा सब विभाग दिखाते हैं, कहते हैं छोड़ो यहाँ की माया मेरे ऊपर छोड़ो, तुम ऊपर का संभालो। अब ऊपर का संभालने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें यहाँ की माया से मुक्त होना पड़ेगा, यहाँ से सब चीज विरक्त कर दो, आओ मेरे आश्रम में रहो, बाकी मेरी सारी जिम्मेदारी, और तुम अपना काम करो। स्पिरिचुअलिटी पाने के लिए उस लोक में जाओ, वहां तुम्हारी चीजें सुधरे। तो वही स्थिति हुई यहाँ पे। इन्होंने जो उमादत्त पांडे जी जो स्पिरिचुअल गुरु थे, ही वॉज स्पिरिचुअल गुरु, ये गुरु कह सकते हैं आप। गुरु ने कहा ऐसा करो, तुम सारी संपदा मेरे को दे दो और तुम आओ भजन भाव करो, अगला परलोक सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। महाराज बड़े दबाव में आ गए, गुरु ने कह दिया आप क्या करें, चलो दे ही देते हैं। दे पाके और सब थोड़ी सी आंख खुली हो गई 10-20 दिन बाद, अरे मैंने ये क्या किया। कोर्ट जाते हैं, गुरु ऐसे तो वैसा वापस करेगा नहीं। तो कोर्ट जाने पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो अपने समाज में एक स्पिरिचुअल गुरु की स्थिति होती है वो बहुत ही अजीब है। उसमें वो इतना इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में होता है, दिमाग को ब्रेन वॉश करने की स्थिति में होता है कि वो आपसे अगर ले लिया तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस की अवधारणा की जानी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि खुद सोचिए, स्वस्थ चित्त आदमी कभी अपना गाढ़ी कमाई का पैसा जो प्रॉपर्टी है वो दे देगा गुरु को? नहीं ना। तो यहाँ पे ऐसी स्थितियों में ये संबंध जो है, अभी हम संबंधों की बात करेंगे अगले सेक्शन 16(2) में, जहां पे जो दिया गया है, यहाँ पे ये है। तो क्षमता जो थी उसके बारे में, जो 61 में है उसके बारे में ये है कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है, रिलेशन की बात हो रही है, इस रिलेशन में इनकी इच्छा को अधिशासित करने की इनकी कैपेसिटी मानी जाती है। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, कभी तो ये प्रभाव हुआ, कभी कोई डर हुआ, ठीक है, और कोई ऐसा जिसको कह सकते हैं प्रपीड़न, कोई ऐसा दबाव जिसको आप उस मौके पे ना कह पाए, वो असम्यक असर, वो अनड्यू। ऐसी स्थिति में आपको जो परिणाम मिलेगा वो अभी मैं 19A में बताऊंगा। फिलहाल अनड्यू इन्फ्लुएंस को यहाँ पे हम समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि किन स्थितियों में कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें, अब देखिए 16(1) में सिर्फ इतनी ही बात थी कि जो अधिशासित करने की क्षमता है वो क्या है, उसको कैसे हम समझते हैं, और दूसरा उस क्षमता को उसने यूज किया हो, मतलब उस पर एग्जीक्यूट करा लिया हो उसने, जिस
पार्टी पे दबाव डालना है, उससे वो फायदा उठा लिया हो, 16(1) में बात करता है। अब 16(2) में क्या कह रहा है, अब फिर से यहां पे इसको एलेबोरेट करें। 16(2) यहां पे 1 है, 1 को यहां पे खत्म करते हैं, एक केस लॉ और उसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे। 16(2) में मामला आता है। 16(2) क्या कहता है, फिर से एक बात हम देखें। उसमें कहता है, बेयर एक्ट में लिखा है कि पर्टिकुलरली, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस ऑफ, जो भी अभी हमने 16(1) में बात की, उन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो धारा 16(2) कह रहा है, वो क्या कह रहा है, a person is deemed to be in position to dominate the will of another, यानी किस स्थिति में हो कि उसको माना जाएगा कि उसने दूसरे की इच्छा को अधिशासित किया है। अब पोजीशन क्या है, इसको हम हेडिंग दे दें कि संबंध कैसे हों जिनमें दूसरे की इच्छा को प्रभावित किया जा सकता है। रिलेशन विच इन्वॉल्व डोमिनेशन, रिलेशंस डोमिनेशन, ऐसे संबंध जो कि जिनमें अधिशासन हो सकता है, ऐसे आप लिखें, संबंध जिनमें अधिशासन हो सकता है। अब क्या कहता है धारा, deemed to be in a position to dominate the will of other, दो पॉइंट दिए हैं, 2 का A, 16(2)(A ऐसे पढ़ें। 2A में क्या कहता है, where he holds a real or apparent authority over the other। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बी के साथ, कॉन्ट्रैक्टिंग विद बी, ही इज होल्डिंग, क्या होल्डिंग, होल्डिंग, क्या होल्डिंग, रियल, दो बात कही गई है, रियल और अपरेंट, यही शब्द है, ध्यान दीजिएगा। He holds a real or apparent authority, A-P-P-E-R-A-N-T, apparent authority, ठीक है। ये क्या है, रियल शब्द है, रियल माने वास्तविक, और ये क्या है, अपरेंट माने दृश्यमान। देखिए आप यहां समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, कभी कोई पूछ दिया कि दोनों में अंतर क्या है तो उसको आपको बताना आसान होगा। रियल और अपरेंट अथॉरिटी, होल्डिंग, और कहां पे, इसके ऊपर, ये अथॉरिटी जो है दैट इज ओवर अदर पार्टी। और एक चीज है, क्या है, और where he stands in a fiduciary relation with the other। ये हो गया, मान लीजिएगा एक का, फिर आप एक अपने समझ के लिए दे सकते हैं कि एक में भी दो स्थितियां हैं। 16(2)(A में एक स्थिति है कि वो रियल या अपरेंट अथॉरिटी होल्ड करता है इसके लिए, इसके ऊपर वो अथॉरिटी अप्लाई कर सकता है। दूसरा, ये दो समझने के लिए, ये दो, he stands in a fiduciary relation with the other party। There is fiduciary relation, ये हो गया बात रियल, दृश्यमान, वैश्वासिक। वैश्वासिक संबंध है भाई,
देख यहां पे अभी 16(2) के ए की बात हो रही है, अभी बी नहीं बात कर रहे। ए में ऐसा व्यक्ति तब माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, जबकि वो होल्ड करता है रियल या अपरेंट अथॉरिटी जो कि उस पर लागू हो, उसके ऊपर, या वैश्वासिक संबंध में हो, ये भी इसी के साथ हो। फिर क्या करेगा? जब ऐसा कुछ होगा तो उसको लागू करेगा और उससे कंसेंट ले लेगा अगेंस्ट हिज विल, या कह सकते हैं असम्यक असर के तहत, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखिए ये है क्या, वास्तविक या दृश्यमान? दृश्यमान में वास्तविक माने जो समझ में आ रहा है, हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मां बाप का बच्चे के लिए, ट्रस्टी का बेनिफिशियरी के लिए, गार्जियन किसी व्यक्ति का नियुक्त हुआ है तो वो गार्जियन और वो माइनर, ये सारे रिलेशन वास्तविक हैं, जो कि हैं दे आर। मैं इनका उदाहरण यहां पे लिख देता हूं। पेरेंट्स, ये वाला PARENTS, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, पहला। दूसरा ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरीज, तीसरा गार्जियन एंड जो भी माइनर है जिसके लिए, ऐसे तमाम आपको मिलेंगे। ये आपको उदाहरण के लिए ये प्रत्यक्ष है, इनमें ये अगर दबाव डाल दे रहा है अपना अभिभावक जो है बच्चे पे दबाव डाल सकता है, असम्यक असर। ट्रस्टी बेनिफिशियरी पे अपने फायदे के लिए कुछ कह सकता है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, असम्यक असर। गार्जियन कुछ कह रहा है अनुचित जो है, असम्यक असर। अब क्या है, अब हम देखते हैं दृश्यमान। दृश्यमान का क्या उदाहरण हो सकता है? दृश्यमान का उदाहरण जैसे कि जो दिखता है, कि कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है लेकिन हाँ बन सकता है। जैसे पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा है, अब अपराधी से वो दरोगा या वो इंस्पेक्टर कुछ ऐसा काम करा सकता है जो कि इस प्रभाव में होगा कि ठीक है तुम अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें और धाराएं 4 बढ़ा देंगे। ठीक है, पुलिस ऑफिसर एंड जो भी कौन है, जो क्रिमिनल है, कोई जज है, उसकी केस, उसके न्यायालय में कोई केस चल रहा है किसी अपराधी का, उससे उसका संबंध नहीं, वो उसको प्रभावित कर सकता है। ऐसा मान लिया जाएगा कि यहाँ पे दृश्यमान कुछ है, वास्तविक है या नहीं, लेकिन वो दिख रहा है कि हो सकता है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स IT ऑफिसर जो होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड SSC, जिसका इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर में जो व्यवसायी आ रहा है उसका वो हर साल मुकदमा देख रहा है कि उसने सही फाइलिंग की है कि नहीं की है। कहीं पकड़ में आया तो कहेगा ठीक है चलो, अब वो उस दबाव में रहेगा कि नहीं ये बंदा हमको चाहेगा तो पनिश कर लेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर इधर बहुत होती है। तो ये जो रिलेशन हुए वहां रिलेशन कुछ ऐसा नहीं है, बट रिलेशन एक बन सकता है जिसमें वो एक अपना असम्यक असर उसके ऊपर डाल के उससे कोई संविदा करा सकता है। वैश्वासिक संबंधों में आई, अभी आपको मैंने मनु वर्सेस उमादत्त का केस बताया, तो आध्यात्मिक गुरु, चेला जो कह लें, शिष्य। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, आपका डॉक्टर होता है, बहुत सारे आप बीमारियां आप अपने परिवारी जनों से छुपा लेंगे, लेकिन जो आपकी अगर जो डॉक्टर है वो अपने मरीज से एक सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर माने वकील, उसका क्लाइंट विश्वासिक, ये जो एक अपने वकील, जब आप वकील बनेंगे आपके पास कोई क्रिमिनल हत्या करके आएगा, जान रहा है, आपको बताएगा सर मैंने मार दिया है मुझे बचा लीजिए, वो जाके कोर्ट में नहीं कह सकता, पुलिस के सामने नहीं कहेगा, आपसे कहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है। इस वैश्वासिक संबंध में अगर आप किसी को कहीं दबाते हैं
तो वो आपका असम्यक असर माना जाएगा। सॉलिसिटर का एक उदाहरण ले लीजिए, मोडी वर्सेस कॉक्स का एक उदाहरण आता है, इसमें एक केस है। एक मिनट, इसमें एक केस आप लिख सकते हैं। इसमें जो सॉलिसिटर था, जो वकील था, वो अपने मुवक्किल को अपने ही सामान, उसको लगा कि किसको कुछ टिका देते हैं, उसको शायद कुछ जरूरत रही होगी या कोई दबाव में कर लो, इसको मान ले लो, तुम्हारा केस देख रहा है, ऐसा कुछ। जो उसने सामान अपने मुवक्किल को दिया वो ओवर रेटेड, मतलब ओवर वैल्यू, 5 रुपए की चीज 50 रुपए में टका दिया अपने मुवक्किल को, सिर्फ इसलिए कि एक वैश्वासिक संबंध आपने मान लिया वकील साहब कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हो। तो ये सीन है। तो यहाँ फिड्यूशियरी रिलेशन में भी असम्यक असर हो सकता है। फिड्यूशियरी और चलिए, ये आपको मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इनको एक बाइफरकेट करने की कोशिश की गई है, बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। अब हमें देखना क्या है, कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमने बता ही दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ 3 में 16(3) यहां तक हमने देख लिया कि धारा 16 के जो बेयर प्रोविजंस हैं वो क्या है। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें कि कहां पे हम असम्यक असर की उपधारणा कर पाएंगे, इसका आशय कि प्रिजम्पशन हम कर पाएंगे कि हाँ यहां लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है, या इनसे संबंधित बातें कि कोई बहुत अर्जेंट नीड में है पैसे के, उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्या सम्यक असर उस पर है अगर उसने बहुत हाई रेट पे पैसे उधार ले लिए हैं। तो इन सब बातों पे एक हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें ये अनड्यू इन्फ्लुएंस पूरा कवर होगा। अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये फर्स्ट पार्ट मान के हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।